नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा टिप्पणी करी है जिससे कम से कम भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। पूरे देश में ये बात थी कि ये कौन सा न्याय है, किसी ने गुनाह किया और तत्काल उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये साबित भी नहीं हुआ कि गुनाह उसी ने किया है, उसका नाम आया, अदालतें तय नहीं कर पाई, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। बेटे ने गलती करी, पिता के घर पे बुलडोजर चल गया और कहा गया बाद में कि साहब, बुलडोजर तो इसलिए चलाया गया कि इसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण था। केवल अवैध निर्माण की बात कह के घर पे बुलडोजर से तोड़ दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण तब दिखा जब किसी गुनाह में, किसी चर्चा में, किसी अपराध में उसका नाम आया। अगर इस तरह बुलडोजर से ही न्याय मिलने लगेगा देश में, तो अदालतों का क्या काम? अदालत बंद कर देना चाहिए। और बुलडोजर किनके घर पे गया? क्या एक समुदाय विशेष के लोगों पे गया? कहने को 2, 4, 5, 10 हिंदू नाम भी सामने आ जाते हैं, कहने के लिए कि नहीं हम न्याय की बात करते हैं। लेकिन अगर आप 100 लोगों की लिस्ट उठा के देखेंगे, तो माने पाएँगे आप कि उसमें अधिकांश मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। तो फिर क्या बुलडोज़र के लिए भी धर्म मायने रखता है? आप मेरे साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है संजय सेठ। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। साहब समाजवादी पार्टी में थे और लखनऊ में करोड़ों का इन्होंने कारोबार किया। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में एक जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण केंद्र बनना था। 700-800 करोड़ का बनना था। मुलायम सिंह जी के बड़े करीबी थे, ठेका इनको मिल गया, पूरी बिल्डिंग बन गई। सरकार बदल गई, योगी जी आ गए। योगी जी आ गए तो योगी जी ने आते ही उस बिल्डिंग की जांच के आदेश कर दिए। बिल्डिंग की जांच शुरू हो गई। साहब समझ गए कि मामला गया खटाई में। साहब ने, सुना जाता है, बड़ी चर्चा है कि 200-300 करोड़ रुपए खर्च किए। चर्चा है, ऐसी बातों के कोई सबूत होते भी नहीं है। लेकिन चर्चा इसलिए मजबूती से है कि इतने रुपए खर्च किए, ये बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाते और राज्यसभा नहीं मिल पाती। भाई साहब पलट के आ गए राज्यसभा में, वो बिल्डिंग पूरी खंडहर होती चली गई, जहां ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि अब तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गए हैं। जब बिल्डिंग खंडहर हो गई तो हम लोगों ने नोटिस किया कि ये तो खराब बात है, टैक्स का पैसा है, 1000 करोड़, बिल्डिंग खंडहर हो रही है। हमारे जाने माने बहुत काबिल अधिवक्ता है भाई जैसे मोहम्मद हैदर साहब, एक रिट तैयार करी, हाई कोर्ट में रिट करी, सरकार को नोटिस जारी हुए। इन्हीं साहब की एक और बिल्डिंग है लखनऊ में। काफ़ी बिल्डिंग है, शालीमार बिल्डर्स, काफ़ी नामी-गिरामी बिल्डर्स है। चूँकि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, तो बड़ी सफाई से अपने आप को कंपनी अलग कर लिया, लेकिन शालीमार के नाम से संजय सेठ का नाम आ जाता है। बटलर पैलेस के पास एक इनकी बहुत बड़ी-सी ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये इनकी सोसाइटी है। इसके ऊपर के 2 फ्लोर अवैध हैं। यानी अगर नक्शा पास है 8वें फ्लोर का, तो 9वां और 10वां फ्लोर इल्लीगल बना लिए। वहाँ पेंट हाउस बना दिए, करोड़ों रुपए के पेंट हाउस दे दिए गए। अब साहब बात ये आई कि ये तो इल्लीगल है, इसको तोड़ा जाए। हमने 4PM में खबर छापी, वीडियो दिखाए कि साहब जब गरीब की बस्ती, अकबर नगर की बस्ती तोड़ दी जाती है, पूरी जमींदोज कर दी जाती है, गरीब के घर में बुलडोज़र चलता है, तो ये जो हैं सांसद जी, इनकी पहले की कंपनी शालीमार के पूरे 2 फ्लोर इल्लीगल बने हैं। तो साहब ये क्यों नहीं तोड़े जा रहे? बुलडोज़र गरीब और अमीर का घर देखता है क्या? वो साहब एलडीए में है और एक विहित पदाधिकारी होता है, मुकदमा चलता रहता है। बताया जाता है फाइल वहाँ डाल दी गई, जैसे ठंडे बस्ते में चले जाएँ, दोबारा एमपी बन गए। तो बुलडोज़र क्या गरीब के घर के लिए है? बुलडोज़र मुसलमान के घर के लिए है। बुलडोज़र का अवैध निर्माण क्या पिछड़ों और दलित को देखा जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ, इनकी पहले की कंपनी शालीमार, जो इनडायरेक्ट में अभी भी इनकी कंपनी है, उसपे इनका वन वर्ड बन रहा, आस-पास की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के आरोप लगे। लखनऊ में इनकी पहली जो शालीमार पैराडाइज़, जो कई सारी शालीमार बनी है, तमाम जगहों पे इन पे ज़मीनों के कब्जे के आरोप लगे, मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो ये जब कोई भू-माफिया, कोई नेता अवैध निर्माण करेगा, तो उसके लिए सरकार आँखें बंद कर लेंगी और कोई गरीब होगा तो उसके घर पर बुलडोज़र चला जाएगा। अभय द्विवेदी जी के संग मैं रोज़ बातचीत करता हूँ, रोज़ शो करता हूँ, जाने-माने पत्रकार हैं और बहुत सारी किताबें, 35 किताबें लिखी हैं, एबीपी पे रोज़ आप उनको सुनते रहते हैं। मैंने सवाल किया उनसे कि बुलडोज़र क्या केवल इन्हीं लोगों के घर देखता है? दूसरा बड़ा विमर्श आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जाति जनगणना को लेकर एक बयान सामने आया है। असल में जाति जनगणना का जन इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। जातियाँ जिस तरह से खड़ी हो रही हैं, पिछड़े और दलितों में जिस तरह चेतना का विकास हो रहा है, उससे भाजपा परेशान है, हैरान है।
बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये चेतना का विकास होता रहा तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के एक बयान दिया। हरियाणा चुनाव से पहले बयान आया है। अब बीजेपी डर रही है कि अगर ये बयान और अर्थों में चला गया, तो हरियाणा चुनाव में वैसी उसकी कमज़ोर हालत है और बैंड ना बज जाए। मैंने उस बयान के आधार पे कहा कि अगर संघ को लगता है कि भई जाति जनगणना से समाज का विघटन नहीं होना चाहिए, कह रहे हो। मेरी समझ में नहीं आया और अभय जी इस बात को मान रहे थे कि जाति जनगणना से समाज का विघटन कैसे हो सकता है? भाई एक कॉलम के आगे जाति लिखनी है, कौन किस जाति का है। इससे समाज कैसे टूट जाएगा? समाज तो इससे नहीं टूटेगा। लेकिन डर यही है कि अगर ये बात पता चल गई, पिछड़ों को पता चल गया कि उनकी तो इतनी आबादी है और उनको आबादी के आधार पर आज तक मनचाही बात नहीं मिली, उनके हक की बात नहीं मिली, तो उनमें विद्रोह होगा। अगर दलितों में ये चेतना विकसित हो गई कि इतनी बड़ी आबादी दलितों की, दलितों में भी इस जाति की इतनी बड़ी आबादी और उसके हिसाब से हक नहीं मिला, तो गड़बड़ होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी बड़ी सफाई के साथ चाहती है कि ये जातियां धर्म में बदल के रह जाएं। मतलब जातियों का नाम ना ले, कोई धर्म का नाम ले कि हम सब हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए कार्यक्रम भी करता है, कभी खिचड़ी भोज रखेगा, कभी सह भोज रखेगा, कभी दलितों के घर पे खाना खाने जाएंगे संघ के प्रचारक, कभी बड़े बड़े बयान देंगे कि ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे अपने हैं। संघ की टोली चली जाएगी दलित बस्तियों में, वहाँ सफाई के झाड़ू के फोटो लगने लगेंगे। इस तरह के नेताओं के फोटो आ जाएंगे कि दलित बस्ती में झाड़ू लगा रहे हैं, दलित बस्ती में खाना खा रहे हैं, दलितों को बड़ा पुचकार रहे हैं। ऐसे नाटक, ऐसे फोटो लगातार अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनलों में दिए जाते हैं। मैंने सोचा कि एक बात क्यों नहीं कर लेता संघ। संघ जब से बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है, तब से एक रज्जू भैया जो ठाकुर थे, उनको छोड़ दो तो संघ के प्रमुख हमेशा ब्राह्मण होते आए हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता कि मोहन भागवत जी घोषणा कर दें भाई, इस बार मेरे बाद जो बनेगा संघ प्रमुख वो दलित होगा। भाई ब्राह्मणों ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ब्राह्मणों को अलग से ऐसा कॉपीराइट थोड़ी ना है कि वही वही संघ में चला सकते हैं, बाकी कोई पिछड़ा नहीं चला सकता, कोई दलित नहीं चला सकता। और सह संघ प्रमुख जो होता है, एक दलित बन जाए संघ प्रमुख और सह संघ प्रमुख एक पिछड़ी जाति का बन जाए। देखिए समाज में कितना अच्छा चेतना आएगी। मैंने तो उस समय भी सुझाव दिया था कि राम मंदिर का जो मुख्य पुजारी हो, वो पिछड़ी जाति का, वो दलित जाति का। कोई जरूरी है कि ऊंची जाति का ही व्यक्ति मंदिर में पुजारी हो सकता है? इससे ये होगा कि समाज में एक आपसी भाईचारा बढ़ेगा। ये जो नाटक हो जाता है सह भोज, खिचड़ी भोज, फलाना भोज, इस नाटक से जातियों का भला नहीं होने वाला। और अब ये ड्रामा भी नहीं चलने वाला कि भाई सब हिंदू एक जगह पे रहें, सब हिंदू एक फोरम में रहें, क्योंकि अब ये जातियाँ संगठित हो चुकी हैं। इन जातियों में ये चेतना का विकास हो चुका है, भाई हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारा अधिकार लिया गया। तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि इन जातियों की चेतना को नहीं समझा गया, तो भाजपा और संघ का डिब्बा गोल हो जाएगा। आपको भी एहसास है ना इस बात का? इन तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बात की है। बहुत दिलचस्प बातचीत है, ज़रूर से सुनिएगा। चलते हैं अभय जी के पास, चैनल को जॉइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभय जी के पास। फोरपीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पूरे देश में कहीं न कहीं अलग-अलग हिस्सों में जातिगत जनगणना, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों के सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। घोटाला इसलिए कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षकों का भविष्य खतरे में है। कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया और बहुत पुराना मुद्दा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कई बार मुद्दे को उठा चुकी। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पर आए। वहाँ पे उनका घेराव किया उनके घर का, पुलिस ने बहुत डंडा-डंडा दौड़ करके उनको दौड़ा लिया। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये है कि केरल में जो आरएसएस की बैठक हो रही थी, उसमें जाति जनगणना को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े हुए। आरएसएस का वक्तव्य भी आया। आरएसएस का ये बयान हरियाणा चुनाव से ठीक पहले आया है। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और ये हर राज्य में, बड़े राज्य में बहुत तेजी के साथ उभरता भी है, चर्चा भी होती है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। मोहन भागवत जी ने एक बार बिहार के चुनाव से पहले जाति जनगणना को लेके, आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना तो तब नहीं थी, आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान से बिहार में डिब्बा गोल हो गया था।
ये जो आरएसएस का जो बयान है, ये इसको किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? और खास तौर से हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहां आरक्षण को लेके हंगामे चल रहे हैं, वहां पे इसका क्या अर्थ हो सकता है? अभय जी। अब आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना के ऊपर ये पहली पहली प्रतिक्रिया दी है, पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। उनके हर साल बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, जैसा ये सम्मेलन हो रहा है वैसे सम्मेलन तो उनके लगातार होते रहते हैं। और जातिगत जनगणना का सवाल पिछले कई साल से हवा में है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, यानी तेजस्वी यादव के साथी थे, तब उन्होंने वहां जातिगत जनगणना कराई थी और उसके नतीजे घोषित किए थे, आपको याद होगा। उसके बाद में राहुल गांधी कम से कम 1 साल से इस सवाल को उठा रहे हैं और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 3, तब भी ये मसला प्रमुख मुद्दा था और लोकसभा के चुनाव में भी खासतौर से ये मसला प्रमुख मुद्दा में हुआ। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं किया? ये सोचने की बात है। आज उसे लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस प्रश्न पर उसे विचार करना चाहिए, बोलना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि वो क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा ज्ञान वो दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान अभी क्यों दे रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष का दबाव बहुत जबरदस्त है और उस दबाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ही यह है कि जब जब भाजपा किसी नीतिगत उलझन में फंस जाए, किसी भ्रम की शिकार हो जाए, तो उसके लिए धीरे धीरे रास्ता साफ करे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकरूम बॉय की भी भूमिका निभाता है और फ्रंट रूम बॉय की भूमिका भी निभाता है, यानी पीछे से चिंतन करके भी भाजपा को नसीहत और सलाह देता है और जब मामला हाथ से बाहर निकल जाता है तब फिर सामने का रास्ता भी साफ करता है, उस पार्टी को आगे बढ़ने के लिए सुविधा देने हेतु, जिस पार्टी को उसने स्वयं जन्म दिया है। अब आप सोचिए उन्होंने कहा क्या है, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिलचस्प लगेगा ये बात। उन्होंने 2 बातें मुख्य तौर पर कही। सुनील अंबेकर जो कि उनके बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बोलते हुए दिखाया गया है मीडिया पर। उन्होंने 2 बातें कही हैं कि लाभकारी नीतियां बनाने के लिए, लोगों को राहत देने वाली नीतियां बनाने के लिए जातिगत जनगणना उपयोगी है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लाभकारी योजनाएं किसके लिए बनाई जाती हैं? आम जनता के लिए बनाई जाती हैं। तो उसमें पहली शर्त यह है कि लाभकारी योजनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। लेकिन लाभकारी योजनाओं का क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हर लाभकारी योजना जो केंद्र सरकार बनाती है उस पर पीएम का ठप्पा लगा होता है। सही बात है। राशन के ठेले हर लाभकारी योजना पर पीएम का ठप्पा लगा होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां पे हर जगह पीएम का ठप्पा लगा होता है या फिर सीएम का ठप्पा लगा होता है या पीएम सीएम दोनों का ठप्पा लगा होता है। भाजपा के तमाम प्रचारक मंच पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहते हैं कि हमने 3-3.5 हजार करोड़ रुपए बांट दिए लोगों में। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सब लाभार्थी हैं और प्रकारांतर से ये सब उनके वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक रिपोर्टें आती हैं चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए, उसमें इस बात पे विचार होता है कि लाभार्थियों ने हमें कितना वोट दिया, कितना वोट नहीं दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी, ये लाभार्थियों की जो दुनिया बसाई गई है, इसको अमित शाह एक नई जाति कहते हैं, वो उस लाभार्थियों की इस दुनिया का विशुद्ध संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करती है और खुलेआम करती है, निर्लज्जता से करती है, छुपके नहीं करती। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को इस तरीके से कहता है जैसे कि भाजपा के अलावा कुछ दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हो इसका राजनीतिक लाभकारी योजनाओं का। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है कि लाभकारी योजनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, तो सुनील अंबेकर साहब को मोहन भागवत जी की इजाजत से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हिदायत देनी चाहिए थी कि वो योजनाओं के ऊपर से अपने पीएम सीएम का ठप्पा हटाएं। ठीक बात है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो ठीकरा जो है वो हमेशा गैर भाजपा राजनीति के ऊपर फोड़ते हैं, चालाकी से बयान देते हैं अपना, बहुत ही एक निर्दोष सी, मासूम सी लगने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए उस बयान को इस तरह लपेटते हैं, इस तरह शुगर कोटेड करते हैं, उस बयान को इस तरह चाशनी में लपेट के पेश करते हैं जैसे देश की चिंता उन्हें है, समाज की चिंता उन्हीं को है, उन्हीं को सबकी चिंता है।
अब एक और संघ की तरफ से संघ के विचारक जो है एक तरह का फंडा और पिलाते हैं, भाई जातिगत जनगणना होनी तो चाहिए लेकिन इस तरह नहीं होनी चाहिए, इससे समाज न टूट जाए। भाई तो ये आपने कैसे तय कर ले, कैसे मान लिया कि जातिगत जनगणना होने से समाज टूट जाएगा? टूट जाएगा। हाँ, भाई हमारे देश में आपको ध्यान है, हाउस होल्ड सरकार का काम है आंकड़े जमा करना। हर सरकार अपने समाज और अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आबादी के बारे में बारीक से बारीक आंकड़े जमा करती है सभी जगह। वही आंकड़े IMF के पास जाते हैं, वही विश्व बैंक के पास जाते हैं, वही विश्व व्यापार संगठन के पास जाते हैं। वही उन्हीं आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर के अर्थशास्त्री और नीति निर्माता जो है वे आचार संहिताएं बनाते हैं, वो नीतिगत संरचना बनाते हैं जिसके आधार पर शासन प्रशासन चलता है। यही दुनिया का नियम है, ये इसी तरह होता है। तो अब जो हाउस होल्ड सर्वे, नेशनल हाउस होल्ड सर्वे होता है, उस सर्वे में एक एक चीज पता लगा ली जाती है आपके घर की। आपके पास साइकिल है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, आपके पास कितनी मेजें हैं, आपके घर में बिजली है कि नहीं, आप पाइप वाला पानी लेते हैं कि कुएं से पानी भर के लाते हैं या पब्लिक टैप्स सार्वजनिक नल से पानी भर के लाते हैं। आप मतलब हर चीज, आपके घर में कितने लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, तनख्वाह कितनी है, आमदनी कितनी है, एक एक चीज सरकार पता लगाती है और लगाना भी चाहिए। ये सरकार का काम ही होना चाहिए, लगाना भी चाहिए। अच्छा, केवल उसको यही तो और पता लगाना है कि आपकी जाति क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं पता लगाना। जो जनगणना का फॉर्म है, उस फॉर्म में केवल एक कॉलम और बनाना है, इसमें जाति लिख दो। अभी जब वो दलितों के पास जाता है जनगणना कर्मचारी, तो केवल अनुसूचित जाति लिख लेता है, उसकी जाति नहीं लिखता। ये नहीं लिखता कि वो जाटव है, कि माला है, कि माडेगा है, कि महार है, ये नहीं लिखता उसके अंदर। आदिवासियों में केवल जनजाति लिख देता है, ये नहीं लिखता भाई कि भील है, कि संथाल है, ओरांव है, मुर्मू है, क्या है, मतलब ये नहीं लिखता वो। तो केवल वो कॉलम ही तो लिखना है, उसमें एक नया पैसा नहीं ज्यादा खर्च होने वाला है उसके अंदर। सही बात है। तो मैं इस बात कहना इसलिए चाहता हूं कि ये जो जितनी भी बातें की जाती हैं, ये जातिगत जनगणना की जो लोग मांग कर रहे हैं विपक्ष, उनकी मांगों के ऊपर, उनकी नियत के ऊपर शक करके कही जाती है। इसका आधार क्या है कि समाज टूट जाएगा, समाज में एक जाति का आदमी दूसरी जाति पे जैसे ही अभी तक नहीं झगड़ा हो रहा है कोई, लेकिन जैसी जाति पूछी जाएगी वैसे ही वो तलवार सूंघ के अपने बगल वाली जाति के ऊपर झपट पड़ेगा। किस आधार पर ये तर्क दिया जाता है? देखिए, ये सारे के सारे तर्क बहुत ही चालाकीपूर्ण है। असली बात यह है, इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों उसी भ्रम में फंसे हुए हैं, उसी रणनीतिक कुहासे के शिकार हैं जो 1990 में उनके ऊपर जब आरक्षण का जिन्न पैदा हुआ था, जब ओबीसी आरक्षण सामने आया था, तब वो उस कुहासे का सामना कर रहे थे। उन्हें उस भारतीय जनता पार्टी की आंखों के सामने जो कुहासा था उसको छटने में 20 साल लगे, 20 वर्ष की अवधि लगी। अब वो कुहासा फिर इनकी आंखों के सामने आ गया है। अब ये लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको छटने में। इसके लिए ये ऊपर नीचे कवायद पूरी की पूरी संघ से लेकर भाजपा तक ये कवायद हो रही है। अगर भाजपा इसकी समर्थक है तो गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर बिना किसी हीले हवाले के, बिना किसी किंतु परंतु के तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि अगली राष्ट्रीय जनगणना जातिगत होगी, उसमें लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाएगी। एक ही लाइन की घोषणा करनी है, सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा, उनका भी भ्रम समाप्त हो जाएगा। बहसों के चक्कर में तमाम इधर उधर की बातें की जा रही हैं, तमाम टीवी के ऊपर कलाबाजियां खाई जा रही हैं, अखबारों में पेचीदा लेख लिखे जा रहे हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। ये नहीं कर रहे हैं, बाकी हर किस्म का ड्रामा हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए जी ये बताइए, सरकार इतनी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, सरकार बीजेपी इतनी डरी क्यों है? अगर करा लेंगे भाई तो समस्या क्या है? कौन कितनी जाति है देश में, अगर ये सामने आ जाएगा तो उसमें नुकसान क्या है? मोटा कारण बताया जाता है। हमारे मित्र लोग उसको सही बताते हैं, हमारे कई मित्र इस बात का कारण बताते हैं और सही बोलते हैं। वो मोटा कारण ये है कि संघ ये चाहता है कि लोग अपनी हिंदू पहचान के ऊपर ज्यादा जोर दें और जातिगत पहचान पर जोर, अपने आप को हिंदू की तरह देखें। जब अपने आप को हिंदू की तरह देखेंगे तो उनके अंदर एक हिंदू एकता पैदा होगी, तो उसका 100% लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को, मतलब धारणा ये है।
अच्छा, ये अभी तक इनकी ये बात समझ में नहीं आई है कि जो लोग अपने आप को एक जाति का सदस्य मानते हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते? सही बात है। मेरा आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो क्या हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते? हमारे कई हाँ, मित्र हैं जो ओबीसी हैं, ओबीसी, अखिलेश जी का जन्म ओबीसी परिवार में हुआ है, क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते? मायावती ठीक का बात, जन्म जाटव परिवार में हुआ है, क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानती? सही बात है। हिंदुओं में तो ऐसे हिंदू समाज तो इतना उदार समाज है, उसमें ऐसे लोगों को भी हिंदू माना जाता है जो कि वेदों को नहीं मानता। जो वेदों को नहीं मानता वो हिंदू परंपरा के मुताबिक नास्तिक है। हुँ, हुँ, हैं? चारवाक चारवाक जो थे, चारवाक भी हिंदू परंपरा के अंग हैं, सही जो बात कि है। आमतौर पे कर्मकांडीय जो ब्राह्मण सनातनी परंपरा है उससे अलग खड़े हुए। हुँ, यहाँ तो स्थिति इस देश में ये है कि जो हिंदू विवाह कानून है वो गैर हिंदू धर्मों को भी नियंत्रित करता है। हुँ, बौद्ध भी उसी दायरे में आते, सिख भी उसी दायरे में आते, जैन भी उसी दायरे में आते। हुँ, तो एक ऐसे एक इस तरह सब लोग हिंदू अपने आप को मानते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अपने आप को अपनी जाति का सदस्य मानना बंद कर देंगे, और हम लोग हिंदू रूप में एकजुट हो जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ही पसंद आएगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई, इस बात की क्या गारंटी है? जो हुँ, कांग्रेस को वोट देते हैं वो हिंदू नहीं है क्या? जो समाजवादी पार्टी, इस देश में कोई हुकूमत कर ही नहीं सकता इसको हिंदू वोट न दें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 चुनाव से जीत रही है, अगर हिंदू दबा के उसको वोट नहीं देते तो वो आम आदमी पार्टी कैसे जीतती? कभी नहीं जीत पाती। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जीते हैं जम के, अखिलेश और कांग्रेस का गठजोड़ जीता है। अगर हिंदू वोट नहीं देते तो वो कैसे जीतते? तो ये लोग दरअसल, इन्हें क्या लग रहा है कि अपनी ही बनाई हुई गांठों में बंधते जा रहे हैं। जो हिंदू एकता का पूरा फंडा है इनका, हिंदू एकता का फंडा इतना अब गड़बड़ा गया है, हिल गया है। जातिगत जनगणना की मांग एक ऐसी मांग है, उसने इस तरह का प्रभाव पैदा किया है कि ये लोग भ्रमित हो गए हैं, और इनको नहीं पता है कि उनको शक हो रहा है कि अगर हिंदू एकता बनी तो पता नहीं हिंदू हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। एक तो पहले हिंदू एकता बने, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है मुसलमानों से घृणा करें। यानी हिंदू एकता ऐसी हिंदू नहीं, मतलब उदार हिंदू एकता नहीं चाहिए इन्हें। डॉक्टर लोहिया कहते नहीं थे कि हिंदुओं के अंदर ही दो तरह के हिंदू हैं, उदार हिंदू और कट्टर हिंदू, और दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। लोहिया की बहुत मशहूर थीसिस है, उदार हिंदू और कट्टर हिंदू की। तो ये चाहते हैं, एक तो उदार हिंदू एकता नहीं चाहिए इन्हें, कट्टर मुसलमान विरोधी हिंदू एकता चाहिए, जो लगातार पाकिस्तान को गाली देता रहे, लगातार मुसलमान को गाली देता रहे, लगातार ये कहता रहे कि मुगलों ने हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा अत्याचार किया, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, और मंदिर तोड़े गए। यही सब बातें केवल इतनी, ये 10-12 अगर वाक्य, केवल इनकी पूरी थीसिस 10-12 वाक्यों में समाप्त हो सकती है। हर हिंदू वो 10-12 वाक्य रोज सवेरे उठ के मंत्र की तरह रटे, फिर जो हिंदू एकता होगी वो दरअसल इनके काम की होगी। अब बिल्कुल। समस्या ये है कि सारे के सारे लोग जो विभिन्न जातियों में हैं, वो सब अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। हुँ, इनको 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 झुंझलाहट इस बात पे होती है, फिर हमको वोट क्यों नहीं देते? ये बिल्कुल सही बात है कि वो मकर जाल में नहीं आते। अच्छा, अगर आप जाति जनगणना के नाम पर अगर पिछड़े और दलित इसकी बात पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, अपना हक माँग रहे हैं, उनको लगता है कि पिछड़ों को, दलितों को कि समाज में जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको भागीदारी नहीं मिली। तो वो इस बात की चिंता अगर संघ कर रहा है तो संघ को अपने यहाँ भी देखना चाहिए। एक अगर रज्जू भैया को छोड़ दो, तो संघ का प्रमुख जो भी होता है वो ब्राह्मण होता है। क्यों पिछड़ी जाति का प्रमुख नहीं हो सकता? क्यों दलित नहीं हो सकता? आज तक क्यों नहीं हुआ? मैं सुझाव के तौर पे कहूँगा कि बड़ा बढ़िया है कि संघ इस बात की परंपरा को आगे लाए। पहली बार एक दलित दलित को एक लाए और संघ प्रमुख बना दे। मोहन घोषणा कर दें, मोहन भागवत के बाद जो अगला संघ प्रमुख होगा, वो एक दलित होगा, एक पिछड़ा होगा। तो इससे और समरसता का संदेश चला जाएगा। लेकिन सहभोज होगा, खिचड़ी भोज होगा, सामूहिक भोज होगा, पिछड़ों की संस्कार की बातें होंगी, पिछड़ों के खाना खाने की बात होगी। संघ प्रमुख ब्राह्मण ही बनेगा। तो और ये एक और, ये अच्छा, ये तो बात है ही, मैं तो आपकी बात सहमत हूं। उनको ऐलान करना चाहिए कि हमारे संघ प्रमुख जो होंगे वो दलित होंगे, और जो हमारा उप संघ प्रमुख होंगे, यानी जिस पद पे दत्तात्रेय घोष बोले हैं सरकार, वो एक ओबीसी होगा। ये सब इन लोगों को अभी से घोषित कर देना चाहिए। हुँ, हुँ। भाई, कोई चुनाव तो होता नहीं है वहां पे, कोई चुनाव नहीं वहां तो होता। नियुक्ति होती है ना। जाने वाला
जो जो रिटायर हो रहा है, जो अवकाश लेने वाला है सरसंचालक, वो आगे वाला सरसंचालक बताता है कि भाई हमारे बाद ये होंगे। तो ये तो मोहन भागवत के हाथ में है कि किसी दलित को तय कर दें कि भाई अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। दत्तात्रेय होसबले को ये है कि वो उनको उसको घोषित कर दें। फिर उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हमारा जो सर्वोच्च संगठन है प्रतिनिधि सभा उनका सर्वोच्च संगठन है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में सेंट्रल कमेटी होती है या कांग्रेस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, उसी तरीके से इनका सर्वोच्च संगठन है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा का जो कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें कितने दलित हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, ये सब भी निकल के आना चाहिए। भाई मोदी जी कहते हैं नहीं हमने मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी लोगों को मंत्री बनाया। बताइए भाई आरएसएस के अंदर कितने कार्यवाह कितने क्या है, उनको सब कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, ये बताया जाए उसमें। तो ये अब ये अच्छा, दूसरे जब आरक्षण की बात होती है, ये तो मैं आरएसएस के साथ दूसरों के लिए भी कहता हूं, वो आरक्षण के दायरे में निजी क्षेत्र कब आएगा, इसके ऊपर भी आरएसएस को सोचना चाहिए। अगर उन्हें पूरे देश की ठेकेदारी है, उनके ऊपर पूरे समाज की ठेकेदारी है, तो निजी क्षेत्र जो है उसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। इस बात की मांग अगर राष्ट्रीय संसद समझता है कि उस देश का सर्वोच्च संगठन है और सारे देश का कल्याण सोचता है, तो निजी क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। निजी क्षेत्र से कहना चाहिए कि आप भी भाई कुछ ना कुछ परसेंटेज, ओबीसी को 27 नहीं तो कम से कम 10% आरक्षण दे दीजिए अपने आप। दलितों को आप 15-16% नहीं तो 5% आरक्षण ही दे दीजिए आप अपने आप। भाई ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया मोदी सरकार ने आरक्षण, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण निजी क्षेत्र में क्यों नहीं लागू होता? सरकार के पास कुल जमा थोड़ी सी नौकरियां हैं, उन थोड़ी सी नौकरियों में ही सारा आरक्षण का द्वंद्व होना है। पूरी आरक्षण की तलवार जो चलती है उन थोड़ी सी नौकरियों में ही चलती है। निजी क्षेत्र में लेके जाओ, इतनी हिम्मत है क्या इन लोगों की? अच्छा अभय जी, अगर ये मान ली ये बात जो हम लोग कर रही है और तूल पकड़ गई और लोगों ने कसके ये शुरू कर दी एक आंदोलन की तरह कि भाई संघ प्रमुख इस बार दलित होना चाहिए, तो संघ करेगा क्या फिर? नहीं देखिए, उनको किसी दलित को संघ प्रमुख बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, हालांकि उन्हें चिढ़ बहुत आएगी, बहुत खिसियाहट आएगी, और वो उन्हें लगेगा भाई हमारे कामों में हस्तक्षेप किया रहा है, हम अपना संगठन कैसे चलाएं, हम तय करेंगे वगैरह, इस तरह की तमाम बातें की जाएंगी। लेकिन जब ये बात बहुत जोर पकड़ जाएगी, उन्हें लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तब ये वो दलित को भी संघ प्रमुख बना देंगे। कोई दलितों के खिलाफ ऐसा नहीं है कि वो दलित विरोधी हैं। मैं जो सही समझता हूँ वही कहता हूँ, या ओबीसी विरोधी, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह उन्होंने ओबीसीकरण कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर उनके दलित एमपी एमएलए भी जीतते हैं, भाजपा के ओबीसी भी जीतते हैं, वो बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि ये दूसरों को जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश अपने ऊपर खुद क्यों नहीं लागू करते? देखिए, ये बहुत अवसरवादी तरीका है, बहुत अवसरवादी तरीका है। आज अगर मोदी को, मैं बार बार इस बात कहता हूं, आज अगर मोदी को 300 से ऊपर सीटें मिल गई होती, तो संघ अभी जो कुछ मोदी की आलोचना वगैरह में घुमा फिरा के बातें बोल रहा है, कुछ लोग सीधे बोल रहे हैं, कुछ लोग घुमा फिरा के बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, सब चुप बैठे होते, और मोदी जी उसी तरह दंदना रहे होते, आरएसएस की छाती पे ही दंदना रहे होते। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति पे अब सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर बेटे ने दोष दिया किया है, कुछ भी गुनाह किया है, तो उसकी सजा पिता को नहीं दी जा सकती, और कहा है कि बुलडोजर पे एक नीति बनानी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल इसलिए हो जाता है कि जहां कोई घटना होती है, आरोपी होता है, जब तक अदालत में उसको सजा साबित ना हो जाए, दो चीजें प्रचलन में आती हैं। एक धर्म विशेष का होता है, तो उसके पैर में गोली लगी होती है। एक कहानी तैयार होती है कि भाग रहा था, पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने गोली चलाई, पैर में गोली लग गई, पुलिस वाले घायल हो गए। अगर सत्यता से उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जो घायल हुए गोली लगने से, उनका मेडिकल और छुट्टी निकाल लीजिए कि कितने दिन अस्पताल में रहे और कितना इलाज हुआ, तो सब चीज सामने आ जाएगी। सबको पता है क्यों की जाती है। फिर ये कहा जाता है कि साहब इसने नक्शे के विरुद्ध बना रखा था भवन अपना। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का आवास है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का आवास है वो भी नक्शे के पास नहीं है, वो भी नक्शे के विपरीत बना हुआ है। जो पूरे लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो नक्शे पास करते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसका अपना नक्शा पास नहीं है। लेकिन वो आरोपियों के घर जब बुलडोजर जाता है तो ये कह दिया जाता है कि साहब ये नक्शे के विपरीत बात है, और उसमें से 70-80% जो घर ढाए गए हैं वो एक समुदाय विशेष के हैं। क्यों ढाए जाते हैं, ये बात भी हम सबको समझ आने लगी है कि इसके पीछे राजनीति क्या है और कारण क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं।
और बात भी सही है कि देश को कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस सवालों का राजनीति में कितना बड़ा अर्थ समझती हैं? क्या होगा इसके बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, उसने राजनीति का जो एक बाहुबली शासन प्रशासन का एक जो बाहुबली मॉडल है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है और दूसरी जगहों पर भी उसकी नकल होने लगी है, अब ये मॉडल ध्वस्त होने जा रहा है। अब इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये मॉडल ध्वस्त होगा, क्योंकि अगर किसी ने अतिक्रमण करके कोई दुकान बना ली है, कियोस्क कोई खोमचा लगा लिया है, कोई घर बना लिया है, या अपनी किसी सार्वजनिक जमीन को खुद वो अपने हाथों में ले लिया है अवैध रूप से, तो उसको उस जमीन से हटाने के नियम कानून है। वो नियम कानून, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि नियम कानूनों का पालन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनको बस एक नोटिस दीजिए और उसके बाद में बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाइए। दूसरा ये है कि जो 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 व्यक्ति शासक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शासक हैं, मुख्यमंत्री हैं, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी गौर करेगा कि ये मुख्यमंत्री लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं। आप आदित्यनाथ जी के भाषणों को देखिए, वो कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये उन्हीं का वाक्य, मैंने खुद सुना बोलते हुए, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, गोली मार दी जाएगी टांग में, है पता नहीं क्या क्या इस प्रकार की बातें, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सब जो पूरा एक, मैं कहता हूं ये जो गवर्नेंस का बाहुबली मॉडल है, इस बाहुबली मॉडल में का प्रतीक बुलडोजर बन गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुश होता है, सोचता है इस वजह से हम अगली बार फिर से सत्ता में आ जाएंगे, जब उसको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। जबकि संतों और बाबाओं को का तो उदार और विनम्र और उस तरह का चरित्र होना चाहिए। उनके पीछे तो एक ऐसा प्रभामंडल होना चाहिए, इससे दिव्य आभा फूटती हो। यहाँ तो जो देश के एक सबसे बड़े और प्राचीन कालीन मठ का जो महंत है, वो हिंसा से भरी हुई भाषा बोलता है, सदन में भी बोलता है, सदन के बाहर भी बोलता है। अब योगी आदित्यनाथ के 100 भाषणों का विश्लेषण कराइए, 100 भाषण, हर भाषण मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा और गाली गलौज से भरा हुआ होगा। हर भाषण जो है वो इतना ऐसा होगा कि उसको अगर दुनिया में आप किसी को बता दें तो सारा हिंदुस्तान के प्रति लोगों की गलत छवि हिंदुस्तान की स्थापित हो जाए। केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषणों को बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में घूम घूम को ये भाषण देता है, पूरे यूरोप अमेरिका में प्रचार करती है, फिर देखिए आपकी क्या स्थिति बनती है। ये बुलडोजर की जो पॉलिसी है, जो किसी का घर ढाए जाना है, ये इतना लेट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? 2 साल पहले की याचिका दायर थी। पूरे देश से खबर आ रही थी कि जहाँ देखो वहाँ बुलडोजर चला जा रहा है, तोड़े जा रहा है लोगों को। एक वो शेर था ना, बहुत चर्चित शेर हुआ है, शायद बशीर बद्र का था या राहत इंदौरी का, मुझे याद नहीं है। लोगों की उम्र बीत जाती है, ज़िंदगी बीत जाती है एक घर बसाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। बेटे ने गुनाह किया और बाप का घर उजाड़ दिया। कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि किराएदार ने गुनाह किया, मकान मालिक का घर उजाड़ दिया गया। बिना अदालत से दोषी नहीं, सिद्ध नहीं, आप हुए। बिल्कुल नहीं संजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में एक और बात है कि है क्या कि सुप्रीम कोर्ट से ही अगर हम उम्मीद करते रहे कि वो हमारे लोकतंत्र की विकृतियों को समाप्त करेगा, तो ये न्यायपालिका का ये काम है भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, लोकतंत्र की वो तो उसे किसी मुकदमे का जल्दी फैसला देगा, किसी मुकदमे पर देर में फैसला होगा। कोई मुकदमे का फैसला हम लोगों को पसंद आएगा, कोई मुकदमे का फैसला हम लोगों को नहीं पसंद आएगा। पसंद नहीं अब आएगा। आरएसएस वालों को बहुत से मुकदमे फैसले पसंद नहीं आते, कुछ उनको अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमारा हम लोग भी करते हैं। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को यदा कदा किसी अच्छे फैसले के अलावा और ज्यादा कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसी उम्मीद करना उनसे गलत भी है। ये काम हमारे और आपके जैसे लोगों का है, ये काम वोटरों का है। वोटर लोग ही इस मॉडल को अंत में ध्वस्त करेंगे। अदालतें केवल कुछ संयम, अदालतों के फैसले कुछ संयम लगाने की परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे हमें कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले के ऊपर जल्दी फैसला देता और बात यहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल ठीक बात है और देखना होगा कि अगली तारीख में क्या फैसला आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी इतनी विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और आपको यकीन होगा कि ये बातचीत बहुत सार्थक है। आपको कैसी लगी मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, अपनी राय से आप बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।